लो कोई जानवर है, एचएफ है या फिर एचएफ क्रॉस है, तो उसमें कोई बीमारी आ रही है, तो जैसे मैं किसान हूँ, तो किसान के हिसाब से बताइए कि वो कैसे पता करे कि भाई इसमें क्या बीमारी, थोड़ा बहुत मैं कैसे ध्यान दूँ कि वो बीमारी आने वाली है, ये बीमारी हो या सकती है, ये सिम्टम है, या कब बिल्कुल। तक उसको मॉनिटर करना चाहिए, और उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसको अगर बीमारी को मेरे को कंट्रोल करना है। जो भी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, मान लो उसका मिल्किंग गाय है, दूध देने वाली गाय है, तो जब भी एनिमल को किसी तरह की कोई बीमारी होगी तो एनिमल सुस्त होगा और फीड इनटेक कम करेगा और वो डायरेक्टली मिल्क प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। मान लो नॉर्मल किसान घर में गाय 12-13 लीटर 15 लीटर दूध दे रही है, तो जैसे गाय को कोई डिजीज़ आने वाली होगी तो सबसे पहले वो दूध उसका है वो कम हो जाएगा और गाय को सुस्ती आ जाएगी। और उस टाइम में यही है कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी होगी, क्या होगी, ये तो आपको वहाँ वेटनेरियन है, वही आपको डायग्नोस कर पाएगा प्रॉपरली। क्योंकि जो फार्म चला रहे हैं, मान लो 20 गाय के 30 गाय के, उन वो तो चीज़ों में नॉलेजेबल हो जाते हैं धीरे धीरे ट्रेनर की कि किस गाय को क्या दिक्कत आई है। बट जैसे गाय का कोई किसान भाई है, 2 गाय रखता है, 3 गाय रखता है, तो उसको वो आपको वेटनेरियन बुला के वही आपको डायग्नोस प्रॉपर दे पाएगा क्या डिजीज़ है क्या नहीं। पर सिम्टम से पता लग जाएगा उसको भी कि गाय को कोई ना कोई दिक्कत हो गई है, ये टाइम आ गया है वेटनरी डॉक्टर को बुलाने के लिए। पे किस तरह डॉक्टर के। साहब एक सवाल था मेरा। जी सर। तो मान लो किसी एक नया फार्मर है, उसको शुरू करना है, तो ये डिसाइड करना, मतलब इतनी सारी ब्रीड्स अवेलेबल है, तो कौन सी ब्रीड का वो फार्म चलाए, उसके पीछे भी कोई कारण है, या जो अवेलेबल हो सस्ते में नहीं, या। ऐसा वो तो देखिए पर्सनल इंटरेस्ट पे है एक्चुअल में, और उसका मार्केट एनालिसिस होगा उसका कि क्या चीज़ उसको डिमांड में है, तो किस तरह के एनिमल उनको चाहिए। बहुत सारे फार्म हैं जो एच एफ के मिल्क को ही अच्छा सेल आउट कर रहे हैं, और मेन एंड ऑफ द डे तो यही है कि वो मनी कैसे बनाएगा उससे, उसके लिए उसके क्या प्लान्स हैं। ये पर्सनल उस पर ही डिपेंड है कि आप किस साइड जाना चाहते हो। उसमें कोई क्वालिटी का वैसे नहीं है जो नहीं, ऐसा अवेलेबल नहीं। हो, और आप। क्वालिटी में दूध की क्वालिटी में डिफरेंट है। जैसे हमारी देसी गाय हैं, साहिवाल हैं, राठी हैं, अभी गिर का भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो इन गायों के दूध में फ़ैट है वो 4.5-5 फैट मिलता है। और जैसे अपनी एच एफ की गायें हैं, इनमें 3.5 से 4 के बीच में फैट मिलता है। दूसरा A1 A2 का मिल्क का भी कंसेप्ट आया हुआ है, A2 प्रोटीन्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिन पे आजकल मार्केटिंग चल रही है। तो मेन तो जिसने भी जो फार्म स्टार्ट करना है, एंड ऑफ द डे उसको मिल्क सेल करना है, तो उसका फर्दर मार्केटिंग में कैसा प्लानिंग है क्या, तो उसी पे डिपेंड करता है कि वो एच एफ के फार्म पे जाएगा या देसी गाय के फार्म पे जाएगा। वो इंडिविजुअल डिसीजन उसी का ही रहेगा। इकोनॉमिक्स दोनों की बहुत डिफरेंट है। बाकी इससे फीड वगैरह से या जो एनवायरनमेंट है उससे उतना फर्क। नहीं, जैसे एच एफ गाय हैं, एच एफ गाय एक्चुअली ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, हॉट एंड ह्यूमिड, उनको मतलब इजीली सरवाइव करना इनके लिए टफ चैलेंजिंग होता है इनको। जैसे पंजाब में लोग रख रहे हैं, तो इनको गर्मियों में किस सीज़न में पंखा चाहिए चाहिए, इनको फोकस चाहिए चाहिए। बिना फैंस और फोकस के हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये गाय हमें प्रोडक्शन देगी या सर्वाइव करना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा इन गाय के लिए। पर जबकि हमारी देसी गाय हैं, वो राउंड द ईयर उनको आप फैन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब भी वो नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ के जो टेम्परेचर है उसके लिए वो अकोमोडेट हो चुकी है, वो हमारे यहाँ की नेटिव है। ये जो ब्रीड है ये फॉरेन की ब्रीड्स हैं जो अब यहाँ हम इनकी रेयरिंग कर रहे हैं, तो इनका मेन जो रहने का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री का मेन इनका रहता है, तो वो चीज़ तो इफेक्ट करती है। बट अब हॉट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ भी लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, फोकस लगा के, फैंस लगा के, घरों में किसान भाई पालते हैं और कूलर लगा के अपना मतलब कर रहे हैं इनको भी, और अच्छा कर रहे हैं। सर एक बाहर से क्वेश्चन ये भी है कि कैटल के न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़। और क्या कैटल के न्यूट्रिशन में हम जैसे ह्यूमंस में होता है कि हम वाइटामिन्स ले लिया, मिनरल्स ले लिया, प्रोटीन्स ले लिया, तो इसमें भी कुछ उस तरह के हम लोगों का वाइटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स के हिसाब से क्या वो मिल्क यील्ड और बढ़ सकती है उसमें। सर, न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन है, ये डायरेक्टली मिल्क प्रोडक्शन और एनिमल साइकिल को इफेक्ट करता है। सारी चीज़ें हम जो स्टार्ट होती है किसी डिजीज़ की हम प्रिवेंशन की बात करें, वो सब चीज़ें न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट होती है। इसमें जैसे जो मिल्क प्रोडक्शन के हम
हम अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन में जो मेन वैल्यूज़ रहती हैं, इसमें प्रोटीन वैल्यू कितनी है न्यूट्रिशन में, एनर्जी वैल्यूज़ कितनी है, उसका एनडीएफ कितना है, एडीएफ कितना है, ये मेन 4-5 चीज़ें हैं जिनको बैलेंस करके न्यूट्रिशन दिया जाता है। और उसके बाद जो ग्रुप्स रहते हैं एनिमल्स के, मान लो कौन सी लैक्टेशन स्टेज पे है, अगर फ्रेश गाय है तो उसको अलग न्यूट्रिशन दिया जाएगा, लेट लैक्टेशन में है उसको अलग दिया जाएगा, ड्राई है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब दूध नहीं दे रही, उस टाइम पे उसको अलग न्यूट्रिशन दिया जाएगा। और जो रही बात हमारी मिनरल मिक्सचर्स की, विटामिन्स की, ये न्यूट्रिशन का बहुत इसेंशियल पार्ट है, ये तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर हमें देना पड़ेगा, विटामिन्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्शन यील्ड हम करते हैं 20-25 लीटर 30 लीटर गाय देगी, तो उनके लिए मिनरल्स की, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट मस्ट है, ताकि उनका लाइफ साइकिल प्रॉपर, जो ब्रीडिंग का साइकिल है वो भी बना रहे और उनकी हेल्थ है वो भी प्रॉपर अच्छी मेंटेन हो। तो वो आप ऐड करने ही पड़ेंगे जरूर। उनका एक प्रॉपर चार्ट है, किस ग्रुप को कितना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ड्राई मैटर बेसिस पे इनकी फीडिंग करनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है सर, जैसे आजकल डेयरी फार्म का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप पिछले 10 सालों से डेयरी फार्म कंसल्टिंग से, तो एक आम आदमी को डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन एक डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहे तो उसको कितनी कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है, वो कैसे स्केल अप कर सकता है? मैम, मिड फैमिली से बात करूँगा कि एक छोटा किसान कैसे डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकता है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि उसको कम से कम 5 गाय से स्टार्ट करना चाहिए। 5 गाय में उसको हर कैटेगरी की गाय, ऐसा है कि 2 गाय अभी ली, फिर 2 गाय ली, फिर 2 गाय एडिशन की, 5 से 6 गाय का ग्रुप बनाए। और ऐसा ना हो कि एकदम से सब मिल्किंग गाय ली, फिर वो एक डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप्स को परचेज करे और 5 गाय से स्टार्ट करे और फिर उसी को धीरे धीरे आगे वो बढ़ाए। इंस्टेड ऑफ कि वो 10 गाय 15 गाय एक लैक्टेशन की लें, उससे आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स की लेनी चाहिए उनको गाय। और जो इसमें मेनली जो मिड फार्मर्स हैं, हम बात करते हैं कि उसको कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको ब्रीडिंग पे अच्छा फोकस रहना चाहिए। जो अपनी घर की फीमेल काफ्स बच्चियाँ तैयार होती हैं, अच्छा सीमन यूज़ करवाना चाहिए उसको, और वही जाके आगे उसको मेन इनकम का सोर्स बनेगी फ्यूचर में। वही उसको, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2 साल का बिजनेस है, 3 साल का बिजनेस है, ये एक लॉन्ग टर्म और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो आपको धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ेंगी उसमें। और जो हम बात कर रहे थे कि कोई बड़ा फार्म सेटअप करना चाह रहा है 100 काउस के लिए या 50 काउस के लिए, उसके लिए हर चीज़ ऐसा, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, प्रॉपर उसको अपने शेड डिज़ाइन करवाने पड़ेंगे प्रॉपर वे से, ताकि उसको मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके बाद जो गाय लेनी है, किस टाइप की गाय चाहिए, किस ब्रीड की चाहिए, ये सब चीज़ें फाइनल करके ही आगे बढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है, अभी जैसे ना कई बार गाय लाई जाते हैं कि कस्टमर जी मैं कोई गाय बाहर लेके चला गया जी एक जगह तो जो दूसरी जगह जाती है गाय, तो मतलब ऑटोमेटिक दूध वगैरह घटा देती है कि देखो, ये चीज़ें देसी गाय हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, एचएफ में थोड़ा कम होती हैं। उसका मेन रीज़न है, एक आप गाय है उसको हम न्यूट्रिशन अलग दे रहे हैं, किसान के घर पे जाके है वो न्यूट्रिशन अलग होगा। और गाय भी कहीं ना कहीं सोशली अटैच होती हैं ह्यूमंस की तरह। अगर मान लो इस ग्रुप में 4 गाय रह रही हैं, तो हम देखेंगे इनिशली इनमें भी थोड़ा फाइट होगा और 5-7 दिन बाद ये भी एक दूसरे को हैबिचुअल हो जाएंगे। और जब वो नई जगह जाते हैं तो सोशली भी इफेक्ट पड़ता है, दूसरा मेन न्यूट्रिशन का भी इफेक्ट पड़ता है। कि दूसरी जगह में जैसे आज हम अपने यहाँ साइलेज खिला रहे हैं और अपने यहाँ दूध 20 लीटर दे रही है गाय, जब फार्मर के घर जाएगी तो वो पता नहीं साइलेज उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो वो उसको 6-7 दिन तक वो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा जिसमें गाय का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जो अपना प्रोडक्शन दे रही थी उस पर वो चली जाती है। आपने जो किसान, एक ऐसी आती है किसान के घर जाने में 1-2 दिन दिक्कत आती है कि आपके यहाँ तो हमने जी दूध निकाला, आपके यहाँ तो 20 लीटर दूध दे रही थी, मेरे यहाँ गई तो 15 लीटर पे आ गई। तो किसान भाई को ये बताना पड़ेगा, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, जो हमारी गाइडलाइन होगी कि आप अपने घर जाने के बाद ये चीज़ें खिलाइए, इतनी क्वांटिटी में दीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, तो वो फिर 20 लीटर पे जाएगी, ये पक्का है। सर बेस्ट सीमन केड़ा एग्जैक्टली वैसे तो बेस्ट सीमन की हम बात करें कि सीमन कैसा लगाना चाहिए, हम वो डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन से। आजकल क्या है कि जैसे क्रॉस ब्रीड एनिमल है हमारे पास और हम
अच्छी ब्रीड का जिसका लैक्टेशन डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं। आजकल सीमन आ रहा है, एबीएस का आ रहा है, और डिफरेंट सीआरआई का आ रहा है, वर्ल्ड वाइड सायर का आ रहा है, एनडीडीबी का भी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी सीमन प्रोवाइड कर रही हैं। तो सीमन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो प्रोडक्शन देखा जाता है कि कितना उसकी बुल की मदर ने प्रोडक्शन किया था, और उसके बाद डिफरेंट उसके करेक्टर्स हैं, उसके अडर्स की कैसे करेक्टर्स हैं उस बुल की मदर में, उसकी जनरेशन्स में, उसके जो हूफ के करेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, मेस्टाइटिस के इंसिडेंट्स कैसे हैं, रिपीट ब्रीडिंग की कैसी प्रॉब्लम। तो वो सारा डाटा जो भी बुल हम सेलेक्ट करते हैं, मान लो 10 बुल हैं तो सारे बुल्स का डाटा कंपेयर किया जाता है कि हमें मिल्किंग करेक्टर ज़्यादा चाहिए। तो मिल्किंग करेक्टर वाला बुल जिसका अच्छा माँ ने अच्छा दूध दिया हो, और जिसके प्रोजनीज में स्टडी की गई हो कि उसके मिल्किंग करेक्टर हैं, एडर्स के करेक्टर हैं, टीट के करेक्टर्स हैं, वो अच्छे रहे हैं, मेस्टाइटिस के इंसिडेंट्स कम रहे हैं, तो उस तरह हम बुल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि बिना देखे सब चीज़ें करनी चाहिए, अगर हम ब्रीडिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो सब करेक्टर्स को हमें लेके चलना है अपने फार्म पे, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए काविंग। अब जैसे हीफर्स में क्या होता है, कई बार जनरली ये प्रॉब्लम आती है कि हीफर्स में उस तरह का सीमन यूज़ कर लिया जाता है जिसमें काफ में बॉडी वेट ज़्यादा होता है, तो जब वो काविंग होती है तब हमें प्रॉब्लम होती है, हीफर्स को डिस्टोकिया के केसेस हमें मिलते हैं। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें किस एनिमल में किस टाइप का सीमन लगा के हमें प्रोजनी तैयार करनी है। ऐसे क्रॉस ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ? नहीं, क्रॉस के लिए भी डिफरेंट क्रॉस ब्रीड बुल्स के भी सीमन अवेलेबल हैं। तो क्रॉस में ज़्यादातर क्या है कि कुछ किसान भाई ये चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, 15-20 लीटर का प्रोडक्शन चाहिए, और क्रॉस ब्रीड एनिमल उन्हें आगे तैयार करने हैं, तो क्रॉस ब्रीड बुल्स के सीमन अवेलेबल हैं। मेनली जो फार्मर अभी फील्ड में जो यूज़ करते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन बेसिस पे यूज़ करते हैं, अभी इस बुल की मदर ने कितना दूध दिया होगा, मेनली मतलब फार्मर मोटा मोटा इसी को डिसाइड करते हैं। एक मिल्किंग कैपेसिटी को लेकर क्वेश्चन है कि 45 डेज हम कंसीडर करते हैं कि 45 डेज में अपनी पीक पे आएगी, तो उसका कितना % वो डिलीवरी करने के बाद से स्टार्ट कर देता है, और कितने कितने टाइम में वो किस मतलब रेट से वो बढ़ता है? जो मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि 45 डेज पे पीक एनिमल आ जाता है अपनी पीक, तो ये लगभग डाटा ऐसा है कि 30 to 45 डेज के बीच में वो अपना पीक प्रोडक्शन पे आ जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं कितना कितना बढ़ता है कैसे, ये ग्राफ है एक, जो ग्राफ है 30 to 45 डेज में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ शो करेगा हमेशा। अगर एनिमल ग्रोथ शो नहीं कर रहा 30 to 45 डेज के बीच में ग्राफ में, तो इस मिल्क प्रोडक्शन ग्राफ में, तो इसका मतलब एनिमल को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो फिर ग्राफ एक अराउंड आपका 3 to 4 मंथ तक कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होगा। तो वो 45 डेज तक इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगा मतलब? हम 30 to 45 डेज की बात करें, ठीक है। इन बिटवीन 30 to 45 डेज में जो इंडियन कंडीशन है, इस टाइम पीरियड के बीच में पीक यील्ड एनिमल का आ जाता है। नहीं, आफ्टर डिलीवरी वो मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा मान लो डिलीवरी के फर्स्ट डे उसने 12 दिया, फिर 13। हाँ, ऐसे मतलब बढ़ता ही ऐसा जाएगा। रहता है जनरली डिलीवरी के टाइम क्लोस्ट्रम रहता है 6-7 दिन के लिए, तो क्लोस्ट्रम 3-4 लीटर मॉर्निंग इवनिंग में रहता है लगभग, और फिर वो धीरे 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 जैसे कि मिल्क में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंक्रीज की तरफ जाएगा। इसका कुछ कोरिलेशन है कि मतलब मान लो अगर किसी काऊ ने डिलीवरी के बाद कुछ दिया, 15 लीटर मिल्क दिया, तो उससे हम कोरिलेट करके पता लगा सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? जस्ट आफ्टर मिल्किंग तो हम नहीं इसको कोलेट कर सकते, क्योंकि उस टाइम 2-3 तो दिन 4-5 दिन बाद? अच्छा, हम 7-8 दिन बाद उसको कोलेट कर सकते हैं, अच्छा। क्योंकि जब तक क्लोस्ट्रम क्लियर नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे क्लोस्ट्रम है 14 लीटर 15 लीटर दे दिया, फिर वो क्लोस्ट्रम है 7-8 लीटर पे आ गए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जब मिल्क होता है लगभग 7-8 दिन के बाद ही हमें क्लैरिटी होगी कि एनिमल का प्रोडक्शन कितना जा सकता है। तो लेट्स सपोज कि विद इन अ वीक या फिर 7वें दिन वो 7 दिन तक मतलब 15-15 लीटर देती रही हो, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? उसकी कैपेसिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 25 लीटर के आसपास टच करेगी, 25 के आसपास टच करेगी। 22-25 लीटर उसको जाना चाहिए, अगर सब चीज़ें उसके साथ ठीक 60 हैं। to 70% हाँ, ज़्यादा मतलब। और दूसरा उसका डिपेंड है ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक कैसी हैं उसकी, ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है। हम सिर्फ अकेले ग्राफ को देख के नहीं चीज़ें कह सकते, अगर उसके ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी मिल्क देने की कैपेसिटी है एनिमल की, तो वो श्योर है कि 25 लीटर दूध जाएगा। ठीक है। अब मान लो क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं और वो अगर 10-15 दिन पे 12-15 लीटर दूध दे रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्रॉस ब्रीड एनिमल से कि वो हम
ज़्यादा जाएगा ही जाएगा ग्राफ के हिसाब से। क्रॉस ब्रीड एनिमल्स ज़्यादा नहीं दे पाएगा, पर प्योर ब्रीड में हैं और वो 10 दिन पे 14-15 लीटर दूध दे रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड है वो 25 लीटर टच करेगा। तो कोई जरिया है जिससे हम उसकी कैपेसिटी मतलब हम जज कर सकते हैं कि वो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक की आपको जज करनी है। ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक के बिना जो ब्रीड की बात करते हैं, ब्रीड का मेन यही है कि वो कितना प्रोडक्शन करेगी, कैरेक्टरिस्टिक से यही चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये इतनी जानकारी देने के लिए किसान भाइयों की तरफ बहुत ही आपने अच्छा सेशन कंडक्ट करवाया, और हम लोग आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही सेशन कंडक्ट करवा के हमारे जो किसान भाई हैं उनका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, और हम लोग भी गाँव परिवार की तरफ से ऐसे सेशन जो है बहुत ही जो इस फील्ड में नामी लोग हैं उनके थ्रू हम लोग ये जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। धन्यवाद।